हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग बातें करते हैं विश्व भूगोल के बारे में, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज हम लोग बातें करेंगे कि क्या क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बातें की थी ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में। फिर हम लोगों ने बात की सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में बात की थी। फिर सूर्य के बारे में पढ़ा और फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ा। और अंत में हमने मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा था। आज उसी पृथ्वी की गति के बाद हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। दिल, गुड मॉर्निंग दीपक। तो वही शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चंस की, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन यहां देखेंगे, थोड़ा बहुत आंसर आप लोग भी बताएंगे, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस वर्ष में होती है। अभी दो शब्द पढ़ते हैं आप लोग। दो शब्द क्या क्या है, एक शब्द है एपीलियन और एक शब्द है पेरिलियन। उपसौर और एक घटना है जिसको आप लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर और अपसौर दो घटनाएं हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अभी आपको पता है कि भाई एक सन है, सन यानी कि सूर्य है, और एक अर्थ है। अर्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि भाई अर्थ ना रेवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है, यानी इसके चक्कर भी लगाती है और अपने आप भी घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी की कोई ना कोई एक्सेस है। जब पृथ्वी की एक्सेस है तो आप लोग देखेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। यानी कि एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के समीप होती है, एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। ठीक है, आपको ये भी पता कि भाई ये 23.5 डिग्री जो की हुई है, ऐसे आप लोग देखेंगे यहां पर, तो इस पे कर्क 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 भूमध्य और मकर, ये 3 रेखाएं। सर आप कितना घंटे सोते हो? केवल 6 घंटे दीपक, ओनली 6 आवर्स। अभिषेक, गुड मॉर्निंग भाई। तो भाई ये जो सन है, आप लोग इस सन के बारे में बात करते हैं कि इस सन की रोटेशन करती है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी जब घूमती है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी का और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये डिस्टेंस लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, यानी कि लगभग 14 करोड़ किलोमीटर। ये दोनों का डिफरेंस, जब ये डिफरेंस है तो इसी में से एक घटना को उपसौर बोलते हैं और एक घटना को अपसौर बोलते हैं। तारीख क्या है, तो तारीख याद रखेंगे 3 जनवरी। 3 जनवरी को कैसी घटना है, तो उपसौर की घटना है। और एक तारीख याद रखेंगे 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन सी घटना है, तो आप लोग बोलेंगे अपसौर की घटना है। क्या आप लोग बात समझ पाए? उपसौर और अपसौर ये दो घटनाएं हैं, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। 3 जनवरी और 4 जुलाई, 2 तारीख याद रखेंगे। भावना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी सूर्य कि जब चक्कर लगाती है पृथ्वी तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी बिल्कुल नजदीक होती है, एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी बहुत दूर होती है। तो इन्हीं दोनों घटनाओं से क्वेश्चन आते हैं, उपसौर और अपसौर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अभी पूछा गया उपसौर यानी पृथ्वी सबसे नजदीक होती है, पेरिलियन। पेरिलियन कब होता है भाई, तो आप लोग बोलेंगे जनवरी। 3 जनवरी को पेरिलियन होता है और 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर यानी कि एपीलियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? ठीक है, उनतोदर चांद, पूर्णिमा, अमावस्या या वर्धमान चांद। सर हमने बोला करेंगे आपको परेशान। ओके अभिषेक, मैं बोल देता हूं टीम को क्लास के बाद। ठीक है, चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अभी एक बात समझेंगे। एक शब्द है ग्रहण, एक शब्द है ग्रहण। ये ग्रहण क्या होता है भाई? इक्लिप्स। ये ग्रहण क्या होता है, जब किसी पर ग्रहण पड़ता है तो वो अदृश्य हो जाता है। जब किसी पर ग्रहण पड़ता है, ग्रहण पड़ता है तो वह अदृश्य हो जाता है, तो वह
दृश्य हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी ग्रहण के अंदर दो तरीके ग्रहण पढ़ेंगे हम लोग, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। ये दो तरीके ग्रहण पढ़ते हैं। अभी इसी घटनाओं को आप लोग एक और नाम दे सकते हैं, युति। युति या इसी को आप लोग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, कंजंक्शन। युति, व्युति और सिजगी, इन सब घटनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। युति की घटना क्या होती है? अब आपको पता है कि भाई ये सन है और ये क्या है, यहां पर आप लोग मून मान लो, पहले पृथ्वी पर लेते हैं, ये अर्थ है। अब इस अर्थ की रोटेशन करता है कौन? तो आप लोग बोलेंगे चंद्रमा। एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा यहां पर आ जाता है, मून, और उसी दिन को क्या बोलते हैं आप लोग? उसी दिन को आप लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अमावस्या। और इसी घटना को आप लोग क्या बोलते हैं? तो अमावस्या। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो अमावस्या होती है। अभी ग्रहण से क्वेश्चन आता है, होमवर्क शीट इंग्लिश प्रोवाइड। ओके विशाल, हम उस पर कार्य करेंगे। अभी आप लोग देखेंगे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है, लेकिन मून के कारण वो रोशनी रुक जाती है। जब वो रोशनी रुक जाती है तो आप इसी को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब दो प्रश्न और आते हैं। प्रश्न आता है कि साल में कितनी बार सूर्य ग्रहण होता है और साल में कितनी बार चंद्र ग्रहण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, वर्ष में अधिकतम 7 बार, अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण होता है। 7 बार सूर्य ग्रहण होता है। और पूछे कि भाई वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्र ग्रहण हो सकता है? तो वर्ष में अधिकतम 7 बार ही चंद्र ग्रहण हो सकता है। वर्ष में अधिकतम 7 बार ही क्या हो सकता है? 7 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है, चंद्र ग्रहण हो सकता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहां पर किसी घटना पढ़ी तो आप लोग बोलेंगे, आप लोगों ने यहां पर घटना पढ़ी चंद्र ग्रहण। कैसे पढ़ी? कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्र ग्रहण हो गया। अब आया तो इसी को आप लोग युति या कंजंक्शन बोलते हैं, या इसी को आप लोग लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब चंद्र ग्रहण कब होता है? सॉरी, सूर्य ग्रहण हम लोगों ने पिछली बात की, अभी चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसको आप लोग सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। यहां पर आप लोग चंद्र ग्रहण की, आप लोग यहां पर किसी बात कर रहे थे? सूर्य ग्रहण की, यानी कि सोलर इक्लिप्स। और अब हम लोग किसी बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्या होता है? ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, ये दोनों बात तो एक ही होगी ना। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कैसे आएगा? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे जब चंद्र ग्रहण होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अभी इसी से और क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई? लूनर इक्लिप्स से आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम है पूर्णिमा, पूर्णिमा, या फिर एक शब्द पढ़ते हैं व्युति, व्युति यानी कि ओपोजिशन, ओपोजिशन यानी व्युति। अब ये पूर्णिमा क्या होती है? आप लोग देखते हैं कि भाई ये सन है, ये सन है, यहां पर क्या आ जाती है? यहां पर अर्थ आ जाती है, और यहां पर क्या आ जाता है? मून आ जाता है, क्योंकि मून तो रोटेशन कर रहा है। अभी जो सन है उसका प्रकाश सीधा पड़ता है और मून बीच में नहीं आता, उसी को आप लोग चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा से बिल्कुल सूर्य की परछाई हट जाती है, तो इसी को चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, यह व्युति। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे आप लोग, यहां पर पूर्णिमा, व्युति, चंद्र ग्रहण, ये 3 शब्द हो गए। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे एक शब्द है जिसका नाम है सिजगी, सिजगी की घटना। तो याद रखेंगे युति और व्युति, ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती है? ये दोनों घटनाएं सिजगी कहलाती है, ये दोनों घटनाएं सिजगी कहलाती हैं। युति और व्युति की घटना सिजगी कहलाती है, ठीक है। अभी इन्हीं के कारण समुद्र में क्या आते हैं? जवार भाटे आते हैं, यानी कि टाइड और इब आते हैं। अभी जवार भाटों के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रत्यक्ष जवार के बीच का समय अंतर क्या है? 6 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे या 24 घंटे 50 मिनट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शब्द आया जवार,
जवार। और एक शब्द पढ़ते हैं आप लोग एवं बाटा या जवार बाटा, ये दो शब्द पढ़ते हैं, जवार और बाटा। जवार यानी कि टाइड और बाटा यानी कि इब। ये क्या होते हैं? समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना क्या कहलाता है? समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे जवार कहलाता है, जवार कहलाता है। और फिर क्वेश्चन पूछता है समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरना, समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे बाटा कहलाता है, बाटा यानी कि इब कहलाता है। ठीक है, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। देखो ये क्या है? ये समुद्र है, समुद्र के अंदर पानी है। कई बार क्या होता है, कई बार ये जो समुद्र का पानी है इसमें से जो पानी है वो बिल्कुल ऐसे उड़ जाता है और कई बार ऐसे नीचे चला जाता है। तो ये जो ऊपर उठने की घटना है ये क्या कहलाएगी? टाइड यानी कि जवार। और ये नीचे जाने की घटना क्या कहलाएगी? ये बाटा कहलाएगी। आप लोग मेरी बात समझ पाए? क्या मैं जवार और बाटे के बारे में बता रहा हूं। अभी जवार बाटे आते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो बोलूंगा 12 घंटे 26 मिनट। प्रत्यक्ष जवारों के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का डिफरेंस होता है। अब ये जवार बाटे आते हैं, जवार बाटों से युति, व्युति को इंग्लिश में कंजक्शन, सॉरी ओपोजिशन बोलते हैं। युति को कंजक्शन और व्युति को ओपोजिशन बोलते हैं भावना। अभी जवार बाटे से और क्या बातें याद रखेंगे आप लोग? जवार बाटे क्यों आते हैं? जवार बाटे के दो कारण, एक तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये किसका कारण है? तो आप लोग बोलेंगे जवार बाटे का कारण है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये कार्य करते हैं। आप लोग लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल, इनके आप लोग उदाहरण पढ़ेंगे फोर्स टॉपिक में कि भाई कैसे रई काम करती है, जो दूध को मथने वाली रई होती है ना, वो कैसे किस आधार पर कार्य करती है, या फिर वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करती है। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दोनों के दोनों क्या रीजन है? तो आप लोग बोलेंगे ये जवार और बाटे के रीजन्स हैं। आगे बात करेंगे जवार बाटों की। दो जवारों के बीच समय का अंतर है, कितना है? 12 घंटे 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 56 मिनट या फिर 12 घंटे 24 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवार। अब ये जब ये जवार आते हैं तो जवारों के बारे में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, जवार क्या होता है भाई? जवार के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जवार कहां आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे ऊंचा ज्वार आता फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में लगभग कितने मीटर ऊंचा? तो आप लोग बोलेंगे 15 से 18 मीटर ऊंचा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंचा ज्वार। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ये कहां आता? तो आप लोग बोलेंगे कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में कितने मीटर ऊंचा था? तो लगभग 2.25 मीटर ऊंचा ज्वार हमें देखने को मिलता है। अभी ज्वार भी दो तरीके से कार्य करता है। एक होता है हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वार। एक शब्द आप लोग याद रखेंगे, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार कब आता है? देखो ये सन है, ठीक है, ये सन है और
इस सन के बाद आप लोग यहां पर मान लो अर्थ, और यहां पर क्या है, यहां पर है मून। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये अपनी तरफ पानी को खींचते हैं, तो इस तरीके से पानी खींचता है, ठीक। तो ये कैसी स्थिति बनती है, तो ये उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड की स्थिति बनती है। और ये हाई टाइड कितने प्रतिशत तक ऊंचा होता है, तो आप लोग बोलेंगे ये 20% तक ऊंचा होता है, ठीक है। एक होता है निप टाइड यानी कि लघु ज्वार, निप टाइड, एक याद रखेंगे, यानी कि लघु या निम्न ज्वार, लघु या निम्न ज्वार। ये लघु या निम्न ज्वार की सिचुएशन में आता है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई जब 90 डिग्री का जो चंद्रमा है वो 90 डिग्री का कोण बनाए, चंद्रमा कितने डिग्री का कोण बनाए, तो आप लोग बोलेंगे चंद्रमा जो है 90 डिग्री का कोण बनाए, तब ऐसी सिचुएशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये अपना सन है, ठीक है, यहां पर अपना क्या है, अर्थ है, और कई बार मून यहां पर भी होता है, और कई बार मून यहां पर भी होता है। जब पानी को इधर की तरफ खींचा जाता है तो कैसा ज्वार देखने को मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे निम्न ज्वार या लघु ज्वार हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लघु ज्वार या निम्न ज्वार, दोनों ज्वारों के बीच समय कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 12 घंटे 26 मिनट, 12 और 26 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है भाई, देखो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कोई सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे हम लोगों ने एक रेखा खींच दी, और इसी की कोणात्मक दूरी पर हम लोगों ने और भी रेखाएं खींच दी, ठीक है। इसी की कोणात्मक दूरी पर हम लोगों ने और भी रेखाएं खींच दी। ये रेखाएं खींची, इन्हीं के बारे में पूछा गया, इनको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अक्षांश, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड कहलाती है। अभी रेखाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अक्षांश रेखाओं से एक शब्द है अक्षांश, यहां से हम लोग बात करेंगे। अक्षांशों के अंदर इनकी दूरी को ऐसे डिवाइड किया गया, 1 2 3 2 4 5 ऐसे खींचा गया, ठीक है। अभी आप लोग अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं। अक्षांश में एक रेखा जो 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता, जैसे कि इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी रेखा से क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि दिन और रात कौन सी रेखा पर समान होते हैं, दिन और रात भूमध्य रेखा पर समान होते हैं, दिन और रात भूमध्य रेखा पर बिल्कुल समान होते हैं। अभी ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन हम लोग इसे इस तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। इसी भूमध्य रेखा से क्वेश्चन मिलेगा कि ये किस किस देश को क्रॉस करती है, जैसे ये जाती है। अभी हम लोगों ने ये लाइनें खींची क्यों, किसी भी चीज की सिचुएशन पता करने के लिए, यानी कि उनका लोकेशन पता करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए हम लोगों ने इन लाइनों को खींचा। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि भाई भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, तो अंडमान निकोबार के अंदर है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। वो पिग्मेलियन पॉइंट से एक रेखा जाती है 6.4 डिग्री, वो कैसी रेखा, वो अक्षांश रेखा। फिर 8.4 डिग्री कहां से जाती है, तो आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जाती है। तो ऐसी रेखाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो भूमध्य रेखा है, ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों को एक तो एशिया के देश याद रखने हैं। एशिया का एक देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इससे गुजरती है। एक किरीबाती से गुजरती है, एक सोमालिया से गुजरती है, एक कांगो से गुजरती है। ऐसे करके बहुत सारे देशों से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। अभी भूमध्य रेखा के बाद कुछ और रेखाओं का डिस्कशन करेंगे हम लोग। या देखो, निम्न में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है या पार करती है। जैसे अपनी ये पृथ्वी के अंदर भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को एक नदी है इस तरीके से 2 बार काटती है, उस नदी का नाम पूछा गया है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, कांगो। ये कांगो देश के अंदर एक जायरे रिवर है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अभी ऐसी ही एक रेखा ऊपर खींची गई जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा।
कितने डिग्री पर है, तो आप लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि ये क्या करती है, ये भूमध्य रेखा इस जो ग्लोब है इसको दो भागों में तोड़ती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, एक साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, इन दो भागों में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी रेखाएं हैं उनके पीछे क्या लिखेंगे, नॉर्थ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी रेखाएं हैं उनको क्या बोलेंगे, साउथ। जैसे यहां पर एक रेखा है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब इन तीन रेखाओं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो आप लोग बोलेंगे उसका नाम है माही रिवर। भारत के अंदर है माही नदी, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर क्वेश्चन पूछता है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यानी 2 बार पार करने वाली नदी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी। अब 3 नदियां याद रखनी है, एक तो कांगो जायरे रिवर, एक माही रिवर, और थर्ड आप लोग याद रखेंगे लिम्पोपो रिवर। ये 3 रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सॉरी 3 नदियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 लाइनों से गुजरती है। अभी बात करें कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो कर्क रेखा है उसके बारे में आपको पता चल गया ये कितनी डिग्री है, तो आप लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसी कर्क रेखा से क्वेश्चन आता है ये एशिया के किन किन देशों से गुजरती है, तो आप लोग एक देश का नाम याद रखेंगे ताइवान, ताइवान के बाद आप लोग चीन को याद रखेंगे, चीन के बाद आप लोग म्यांमार को याद रखेंगे, म्यांमार के बाद आप लोग बांग्लादेश को याद रखेंगे, बांग्लादेश के बाद आप लोग भारत को याद रखेंगे, भारत के बाद आप लोग ओमान को याद रखेंगे, ओमान के बाद आप लोग सऊदी अरब को याद रखेंगे, सऊदी अरब के बाद आप लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई को याद रखेंगे। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ये एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि कर्क रेखा निम्न में से कौन से देश से नहीं गुजरती है। ठीक है, आप लोग कर्क रेखा से ये सब बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। अभी 2 अक्षांश क्या होते हैं, जैसे एक तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा 0 डिग्री, एक यहां पर है 1 डिग्री, फिर यहां पर 2 डिग्री, तो इन जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 111 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दूरी है 2 अक्षांशों के बीच में। अभी इन्हीं अक्षांशों के बीच की दूरी को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है कटिबंध, कटिबंध या फिर आप इसे बोल सकते हैं जोन। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो कटिबंध या जोन कहलाती है। अभी बहुत सारे अक्षांश रेखाएं हैं, आपको कौन कौन सी याद रखनी है, आपको याद रखनी है सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश याद रखनी है आपको। फिर आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 23.5 डिग्री साउथ, इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर आप लोग याद रखेंगे 66.5 डिग्री साउथ, इसके बाद आप लोग याद रखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, फिर आप लोग याद रखेंगे 90 डिग्री साउथ। ये सारी की सारी रेखाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी रेखाएं हैं, देखो इससे ऊपर कितनी रेखा है, तो आप लोग बोलेंगे 90 रेखा है, इससे नीचे कितनी रेखा है, तो 90 रेखा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। अभी इनके नाम क्या क्या है, इन रेखाओं के नाम याद रखेंगे आप लोग। इस रेखा का आप लोगों ने नाम पड़ा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को आप लोगों ने बोला इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा। इससे 23 डिग्री नॉर्थ को क्या बोले आप लोगों ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। 23 डिग्री साउथ में इसको क्या बोले, तो आप लोग बोलेंगे मकर रेखा।
मकर रेखा। इसके बाद 66.5 नॉर्थ है, इसको बोले आप लोगों ने आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। इसके बाद 66.5 साउथ है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। एक है आर्कटिक और एक है अंटार्कटिक, या एक 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या बोले आप लोगों ने, तो साउथ नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसको आप लोगों ने क्या बोला, उत्तरी ध्रुव। एक 90 डिग्री साउथ है, इसको क्या बोला, तो आप लोग बोलेंगे, इसको बोले हम लोगों ने दक्षिणी ध्रुव। अब इन्हीं से क्वेश्चन और अगर हम टेस्ट में जाना चाहें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है अमुदसेन, दक्षिणी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरे, फिर हिमाद्री, फिर दक्षिणी गंगोत्री, या फिर ऐसे करके है ना, हमारे रिसर्च सेंटर भी हैं इन स्थानों पर, इनकी बात हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिक और 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। अभी ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं से क्या क्वेश्चन पूछता है अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है अक्षांश बिंदुओं की संख्या, अक्षांश बिंदु की संख्या, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अक्षांश बिंदु कैसे बताएंगे, देखो 90 रेखाएं तो ऊपर थी, 90 बिंदुओं से अभी मैं ये मान लेता हूं कि भाई ये रेखाएं हैं, इस तरीके से यहां बिंदु है, इस तरीके से यहां बिंदु, यहां बिंदु, यहां बिंदु, यहां बिंदु, तो इस तरीके से 90 ऊपर थे, 90 नीचे थे, और एक 0 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री कितने हो गए, तो आप लोग बोलेंगे 181 हो गए, 181 अक्षांश बिंदु। लेकिन क्वेश्चन को यहां चेंज करेगा, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, एग्जाम में यदि आपसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखा आप लोग कैसे बताएंगे कि भाई 90 डिग्री तो ऊपर है, प्लस 90 डिग्री नीचे है, प्लस 10 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये रेखा थोड़ी है, ये जो उत्तरी ध्रुव पर है, यहां पर बिंदु है, ये रेखा थोड़ी है, ये तो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दो को माइनस कर देंगे, यानी कि 181 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 179। ठीक है, बिंदुओं की संख्या 179, सॉरी रेखाओं की संख्या 179 है, लेकिन बिंदुओं की संख्या कितनी है, 181। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए, ठीक है, ओके। तो भाई इस तरीके से आप लोग अक्षांश रेखाओं को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लेते हैं एक बार, एक तो आप लोग हमारा रिसर्च सेंटर याद रखेंगे, हिमाद्री, एक व्यक्ति अमुद सेन या एमंड सेन भी बोल देते हैं उसको, एमंड सेन के बाद आप लोग एक आदमी याद रखेंगे रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट पियरे, यहां हिमाद्री, यहां दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री हमारे रिसर्च सेंटर है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतर संख्याएं, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस तरीके से हमारा ग्लोब पढ़ा, ठीक है, इस ग्लोब पर ऐसे रेखाएं खींची, अब कुछ रेखाएं ऐसे भी खींची गई है, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को देशांतर रेखा बोलते हैं, यानी इन्हीं को लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है देशांतर संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे देशांतर संख्याओं के बारे में कि इनकी संख्या 360 है, यानी हम लोगों ने एक 0 डिग्री रेखा खींची, उस 0 डिग्री रेखा से 180 डिग्री यानी 180 जो लाइन है वो हम लोगों ने नॉर्थ में खींची, और 180 डिग्री हम लोगों ने साउथ में खींची। अब 180 कितना हो गया, 360, यानी 360 है टोटल, ठीक। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। अभी एक बात याद रखेंगे, जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं थी, लेकिन इनकी लंबाई समान होती है, लेकिन चौड़ाई समान नहीं होती। यानी आप लोग देखेंगे पृथ्वी गोल है, कई जगह क्या होता है, ये रेखाएं तो बिल्कुल सीधी खींची गई है, यानी ये ऊपर से खींची गई है इस तरीके से, लेकिन इनकी चौड़ाई समान नहीं होती, इनके बीच का डिफरेंस समान नहीं होता, इसी कारण इसकी चौड़ाई के बारे में याद रखेंगे, चौड़ाई समान नहीं होती। देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस कार्य में करते हैं हम लोग, तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम लोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग हमें समय ज्ञात करने में, समय ज्ञात करने में हम लोग देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अभी देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना गैप होता है, कितने किलोमीटर का, तो आप लोग बोलेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच जो गैप होता है वो 111.32 किलोमीटर का होता है।
फिर क्वेश्चन होता है इस गैप को किस नाम से जानते हैं? इस गैप को गोरे के नाम से जानते हैं। गोरे, GORE, गोरे के नाम से इस गैप को जाना जाता है। ठीक, देशांतर की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे 360, 360। आगे बढ़ते, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर क्या है? दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर क्या है? तो आप लोग बोलेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट है। अभी आप लोग देखते हैं भाई 360 गुना 4, 24 घंटे निकाल देते हैं आप लोग। वो 24 घंटे इसी कारण होते हैं भाई, हर एक रेखा के बीच में गैप होता है 4 मिनट का। अभी आपको क्या रखना है, एक 0 डिग्री है जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा या इसी को आप लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन रेखा के नाम से जानते हैं, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रधान मध्याह्न रेखा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये 180 लाइन इधर खींची है और 180 लाइन इधर खींची। ठीक है, अब 180 लाइनों से आप लोग पढ़ते हैं कि भाई एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का गैप कितना होता है? तो आप लोग बोले 4 मिनट। जैसे एक रेखा है 82 डिग्री, 82 डिग्री। अब ये 82 डिग्री रेखा कहां से गुजरती है? तो ये भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत में आप लोग थोड़ा सा मैं एक मैप का सहारा ले लेता हूं, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। मान लेना कि ये भारत है। अभी इसी भारत के बिल्कुल बीचों बीच यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? 82 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। अब ये भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसी से भारत का समय निर्धारित होता है। भारत का समय इसी लाइन से निर्धारित होता है। आप लोग ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किससे तीनों अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो भाई ठीक, बताइए। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे तीनों अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? देखो दक्षिण अमेरिका के दो देश, एक तो आप लोग ब्राजील पढ़ते हैं और एक देश आप लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कोलंबिया। इन दो देशों से आप लोग रेखा की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा जाती है। एशिया के बारे में मैंने हर जगह बताया। अब एक ही कॉन्टिनेंट बच गया जिसका नाम क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब इन रेखाओं का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? तो साल है 1884। 1884 में अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। जब ये अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई तो एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दे दिया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दे दिया और इससे 180 रेखाएं इधर खींची गई और 180 रेखाएं इधर खींची गई। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया इसे 0 डिग्री देशांतर को, अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे है आप लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ ऐसे जा रखी है, ऐसे जा रखी है। कई जगह से इसको मोड़ा गया है। तो उस मोड़ने का स्थान कहां से तो देखेंगे, एक तो प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर के कारण, जिससे कि क्या हो, स्थल वाला जो पार्ट है उसको कोई दिक्कत ना आए कि भाई आधे स्थल में कोई दिन है, आधे स्थल में कोई दिन है। इस स्थल को खत्म करने के लिए इस रेखा को कुछ इस तरीके से मापा गया। ये प्रशांत महासागर है, एक चुक्की महासागर है, चुक्की महासागर, एक अटलांटिक महासागर है, या इसको आप लोग चुक्की सागर ही बोल देते हैं, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। एक आप लोग पढ़ते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। यहां से इसे क्या किया गया, तो आप लोग बोलेंगे यहां से इसे मोड़ा गया है। किसको, तो आप लोग याद रखेंगे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा को या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरीके से मोड़ा गया है, क्योंकि किसी स्थल भाग पर कहीं पर 1 तारीख हो और कहीं पर दूसरी तारीख हो, ये चीज डिसाइड करने के लिए। अभी आप लोग देखते हैं कि भाई हमारी तरफ आते हैं 1 डे नॉर्थ, आप लोग देखेंगे हमारी तरफ आते हैं तो भारत जो है इस 0 डिग्री से, भारत 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे, 5 सही 1/2 घंटे आगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कितने पर 82.5 डिग्री पर, और 0 डिग्री से 82.5 तक आते हैं तो लगभग 5 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि एक देशांतर है उसके अंदर आप लोग कितना गैप पढ़ते हैं, 4 मिनट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोग पढ़ते हैं भाई पृथ्वी के भूपटल पर क्या क्या मौजूद है। भूपटल पर क्या क्या मौजूद है, तो आप लोग बोलेंगे इस पर भाई बहुत सारे प्रकार के तत्व हैं, यानी मुलायम है, कठोर है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और उन्हीं के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं, चट्टान। चट्टान के साथ साथ आप लोग क्या पढ़ते हैं, भूकंप। भूकंप के साथ साथ आप लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ज्वालामुखी। ये सारे के सारे टॉपिक इसी का पार्ट है, यानी यहीं से शुरुआत होती है। अभी ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको आप लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई आप लोग ये मान लो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में गहराई पर जाते हैं, आप लोग गहराई पर जाते हैं तो जो यहां पर सेंटर पॉइंट है वो, वहां से आप लोग पृथ्वी की त्रिज्या को नापते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से लगा लो आप लोग, यहां से एक बिंदु है और यहां तक आते हैं, ये तो होता व्यास। लेकिन यहां पर रेडियस यानी कि त्रिज्या की बात की है तो आप लोग आंसर देंगे 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371, यानी 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। अभी पृथ्वी की त्रिज्या पढ़ते वक्त आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन मैं यहां पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की संरचना या फिर परत, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग बोलेंगे 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों कौन से हैं, एक तो रासायनिक परत, रासायनिक आधार पर परतों का वर्गीकरण, और एक आप लोग पढ़ते हैं यांत्रिक आधार पर परतों का वर्गीकरण। एक रासायनिक आधार पर, एक यांत्रिक आधार पर, इस तरीके से बांटा गया है। अभी जब हम लोग रासायनिक आधार पर पढ़ते हैं तो हम लोग इसके अंदर 3 पार्ट देखते हैं, 1 2 3। सबसे ऊपर वाला है, इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। और नीचे वाले को मेंटल, और सबसे लास्ट वाले को कोर। ये 3 भागों में हमने इसका वर्गीकरण किया है। अब इसी को आप लोग थोड़ा सा और चेंज करके पढ़ते हैं, जैसे इसी के अंदर आप लोग SIMG पढ़ते हैं, इसी के अंदर आप लोग SIAL पढ़ते हैं, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, यहां पर SIAL पढ़ते हैं, यहां पर SIMG पढ़ते हैं, SIMG, और यहां पर आप लोग NIFE पढ़ते हैं। यहां से मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। क्वेश्चन का वर्गीकरण कैसे कैसे करेंगे, जैसे SIL है, इसका अर्थ क्या है, सिलिकॉन या सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। SIMG का अर्थ क्या भाई, सिलिका और मैग्नीशियम,
सिलिका और मैग्नीशियम। इसका अर्थ क्या भाई, नाइट्रस और फेरस। इस तरीके से आप लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। किसका, तो आप लोग रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। अभी रासायनिक आधार पर इसको और भी बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं ये मान लूं ये पृथ्वी की सतह है और ये गहराई है इसकी, ठीक है। अभी गहराई है तो एक तो आप लोगों ने यहां पर कोर पड़ा, यहां पर मेटल पड़ा और ये क्रस्ट पड़ा, लेकिन इसका वर्गीकरण थोड़ा सा और चेंज कर दे। मेटल को 2 भागों में तोड़ दे। यहां से 0 किलोमीटर है, यहां से यहां तक जाएंगे तो 12 किलोमीटर, 12 से फिर 30 हो जाएगा, 30 से फिर यहां पर जाएंगे 700 हो जाएगा, 700 से फिर यहां पर आएंगे तो 2900 हो जाएगा, 2900 से फिर यहां पर आएंगे तो 5150 हो जाएगा, और 5150 से यहां पर आएंगे तो 6371 हो जाएगा। ये वर्गीकरण है। अब इसको डिजाइन कैसे किया गया, एक तो मैं ऐसा सीधा तोड़ता 30, 2900 और 7371, लेकिन इसको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि इसको बोला गया अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जो ये सेकंड वाला है इसको बोला गया लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट। अब ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोला गया, अपर मेटल। अपर मेटल। और जो नीचे वाला इसको क्या बोला गया, लोअर मेटल। लोअर मेटल। अब इसके बाद ये ऊपर वाला है इसको क्या बोला गया, अपर कोर। और नीचे वाले को क्या बोला गया, तो आप लोग बोलेंगे लोअर कोर। लोअर कोर। इस तरीके से डिजाइन किया गया है रासायनिक आधार पर पृथ्वी की संरचना को। आशा करूं आप लोग समझ पाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। आंतरिक से यानी नीचे से ऊपर जाना है, यानी सबसे पहले कोर आएगा, फिर मेटल आएगा, फिर क्रस्ट आएगा। अभी आपको यह पता होना चाहिए भाई, क्रस्ट को भूप्रवृत्ति बोलते हैं। अभी जो नीचे आएगा कोर आएगा, तो अभी आप लोग इन 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रस्ट तो ऊपर होती है, लेकिन यहां पर पूछा गया आंतरिक से बाहरी। यानी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डिजाइन करके दिखाता हूं। देखो इस तरीके से ये पृथ्वी है। पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिया हम लोगों ने, इसको 3 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर इसको 6 भागों में तोड़ा था हम लोगों ने। ये क्या है, ये क्रस्ट है। ये पृथ्वी के अंदर जाते गए हम खुदाई करते करते, यानी यहां तक आए तो 6371 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर ऊपर गए पृथ्वी में, तो यहां पर क्या है, मेटल। और यहां पर क्या था, कोर। इसी तरीके से तो डिजाइन किया था हम लोगों ने, क्रस्ट मेटल कोर। अभी जो ये सबसे नीचे गहरा पार्ट है जिसको आप लोग क्रस्ट बोल रहे हैं, यहां से ऊपर जाते हुए पूछा गया है इसका क्रम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे, तो आप लोग आंसर देंगे सबसे नीचे आएगी इनर क्रस्ट। इनर क्रस्ट यहाँ पर है, ये रहा इनर कोर। फिर आएगा आउटर कोर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आएगा मेटल, यहां पर क्रस्ट आ गया, यानी ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, ठीक है। अभी एक बात और समझेंगे। एक शब्द है रासायनिक आधार पर, एक शब्द मैंने आपको रासायनिक आधार पर परत का वर्गीकरण बताया। एक आप लोग यांत्रिक आधार पर याद रखें, यांत्रिक आधार पर। यांत्रिक आधार पर आप लोग यदि क्रस्ट को डिसाइड करेंगे, कोर को या मेटल को, तो इस तरीके से आप लोग डिजाइन करते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं मध्य मंडल, यानी मीजोस्फीयर। और सबसे नीचे वालों क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग इनर कोर और आउटर कोर के रूप में डिवाइड करते हैं। वही है, यहां पर 6371 आ जाता है, यहां पर 5150 आ जाता है, फिर यहां पर 2900 आ जाता है। इसके बाद यहां पर डिजाइन होता है कि भाई यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो 700 किलोमीटर आता है। फिर यहां से यहां तक 100 आ जाता है, 100 से फिर यहां 0 आ जाता है, 0 से 100, 100 से 700, 700 से 2900, 2900 से 5100, 5100 से 6371। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। लिथोस्फीयर का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे स्थल मंडल। इसके बाद आप लोग अगर एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो ये क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इसका मतलब है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। इसके बाद आप लोग मीजोस्फीयर की बात करेंगे तो ये क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मेटल और
क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिजाइन किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे एस्थेनोस्फीयर के रूप में जाना जाता है? मेटल का ऊपरी भाग, कोर का ऊपरी भाग, एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर पार्ट ऑफ मेटल, अपर पार्ट ऑफ कोर, टॉप ऑफ द क्रस्ट, लोअर पार्ट ऑफ द मेटल। अभी 3 भाग दोबारा से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने आपको इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट बताया। ये नीचे वाला इनर क्रस्ट ले लो और ये ऊपर वाला आउटर क्रस्ट ले लो। इसके बाद मैंने आपको यहां बताया मेटल, मेटल के अंदर आपको क्या पड़ा? मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। फिर ये 2 भागों में तोड़ा हम लोगों ने, इसको क्या बोला? लिथोस्फीयर, इसको क्या बोला? एस्थेनोस्फीयर। अभी एस्थेनोस्फीयर के बारे में पूछा है कि ये कहां पर है, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये मेटल है और ये कोर है। अपर पार्ट ऑफ कोर यानी कि ये तो गलत हो गया। अपर पार्ट ऑफ कोर कैसे हो जाएगा? अपर पार्ट ऑफ कोर तो लिथोस्फीयर कहलाता है, सॉरी अपर पार्ट ऑफ कोर तो यहां पर है। अपर पार्ट ऑफ मेटल, मेटल का ऊपरी परत चलो मान लेते हैं। टॉप ऑफ द क्रस्ट ये तो लिथोस्फीयर है यानी कट गया। लोअर पार्ट ऑफ मेटल यानी यहां पर ये तो कट गया, ये तीनों कट गई, अपर पार्ट ऑफ मेटल बच गया। तो अपर पार्ट ऑफ मेटल यानी मेटल का ऊपरी भाग किस रूप में जाना जाता? तो आप लोग बोलेंगे एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। अभी पृथ्वी की भूपर पट्टी है यानी कि उसका क्रस्ट है, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। इस भूपर पट्टी पर क्या पाया जाता है? एक तो आप लोग यहां पर सथल मंडल देखते हैं, सथल मंडल यानी लिथोस्फीयर। एक आप लोग यहां पर जल मंडल देखते हैं यानी कि हाइड्रोस्फीयर। एक यहां पर आप जैव मंडल देखते हैं, जैव मंडल। और एक आप लोग यहां पर क्या देखते हैं? बायो, और एक आप लोग बोलते हैं वायुमंडल। ये 4 चीजें कहां पर पाई जाती हैं? तो ये भूपर पट्टी पर पाई जाती है। भूपर पट्टी पर क्या क्या पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे एक तो सथल मंडल यानी लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एक जलमंडल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। एक जैवमंडल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। एक वायुमंडल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछ लेता भूपर पट्टी पर निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो आप लोग ये 4 याद रखेंगे तो एक इजीली आप लोग आंसर लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट आ गया भाई, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आ गया है। टॉपिक का नाम क्या है? चट्टान यानी कि रॉक्स। पूछा गया है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? पेट्रोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, लेकिन चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी, ठीक है। अभी चट्टान है, चट्टान क्या होता है भाई? पृथ्वी की भूपर पट्टी, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला मुलायम और कठोर पदार्थ, मुलायम और कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाता है। पृथ्वी की ऊपर पट्टी पर पाया जाने वाला मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाता है। अभी ये चट्टान कितने तरीके की? तो आप लोग बोलते हैं कि भाई चट्टान 3 तरीके की है। सबसे पहली जो चट्टान है उसको इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। दूसरी क्या है भाई? तो दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान। और तीसरी कैसी है? तो आप लोग बोलेंगे रूपांतरित या मेटामॉर्फिक, रूपांतरित, या इसी को आप लोग कायांतरित चट्टान बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। इसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक, इग्नियस। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। इन चट्टानों के अंदर मुख्यतः 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मुख्य 8 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक बार सभी के बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें एक तो मिलती है ऑक्सीजन जो सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग 46% होती है। दूसरी यहां पर हमें क्या मिलती है, तो दूसरे में मिलती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तीसरी क्या मिलती है, तो सिलिका यानी सिलिकॉन। चौथी क्या मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे पोटेशियम। पोटेशियम। पांचवी क्या मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे कैल्शियम। कैल्शियम। छठी क्या मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे छठी लोहा। और सातवीं क्या मिलती है, निकल। और आठवां क्या मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे सिलिका। ये 8 प्रकार के मुख्यतः, ये सोडियम बोल सकते हैं आप लोग इसी को। ये 8 प्रकार के मुख्य तत्वों के कारण आप लोग किसका निर्माण पढ़ते हैं, रॉक्स का, यानी चट्टानों का निर्माण पढ़ते हैं। ये 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर इन चट्टानों का निर्माण होता है। हम लोग आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, देखो इसका निर्माण कैसे होता है। आप लोग देखते हैं एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या होता है, मैग्मा। वो मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद थोड़ा ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद किसका निर्माण करता है, लावा का। अब वो लावा ठंडा होकर किसका निर्माण करता है, वो काली मिट्टी का। वो काली मिट्टी किसी का पार्ट है, या काली चट्टान किसका पार्ट है, तो वो आग्नेय का पार्ट है। ठीक है, अभी इसी आग्नेय चट्टान को 2 भागों में डिवाइड किया गया। आग्नेय चट्टान डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो आप लोग आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं भाई, आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान। एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये 2 पार्ट में आप लोग आग्नेय चट्टान का रूपांतरण पढ़ते हैं। लेकिन एक बात और भी पढ़ते हैं भाई आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग, ये 2 प्रकृति की पाई जाती है। प्रकृति के आधार पर 2 तरीके की है। प्रकृति के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रकृति के आधार पर आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की है, तो आप लोग बोलेंगे 2। कौन कौन सी है, तो पहली है अम्लीय। अम्लीय आग्नेय चट्टान। और दूसरी कैसी है, तो आप लोग बोलेंगे दूसरी है क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान में क्या बात है भाई, तो आप लोग याद रखेंगे, जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है इसमें 65 से 85% किसकी मात्रा होती है, तो सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। ठीक है, जो क्षारीय है इसमें 40 से 60% सिलिका की मात्रा होती है। इनसे इसका डिजाइन किया जाता है कि भाई ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। ठीक है, अब 2 तरीके से याद रखेंगे, एक तो आंतरिक चट्टान, 2 तरीके, एक आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान। प्रकृति के आधार पर भी आग्नेय चट्टान 2 तरीके की है, एक आप लोग पढ़ते हैं अम्लीय और एक आप लोग पढ़ते हैं क्षारीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर पट्टी में भार के अनुसार ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है। भूपर पट्टी पर मैंने बताया सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो ऑक्सीजन की है। कितनी है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि भाई 46.6%। देखो अभी बहुत सारी रॉक्स का निर्माण होता है, उसी रॉक्स के निर्माण को आप लोग सेल चक्र बोलते हैं। सेल चक्कर, या इसी को मैं एक और रूप में देता हूं, रॉक साइकिल। रॉक की एक साइकिल समझने का प्रयत्न करें। देखो सबसे पहले मैं सेंटर में लेता हूं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी में क्या है, लावा। ठीक है, ये लावा ठंडा होने के बाद एक चट्टान का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक। अब ये आग्नेय चट्टान कुछ ऐसी है जिस पर ताप और दाब बहुत अधिक होता है। ताप और दाब बहुत अधिक मात्रा में होता है। वही चट्टान किसका रूप ले लेती है, तो आप लोग बोलेंगे वही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेती है। मेटामॉर्फिक रॉक का रूप धारण कर लेती है। लेकिन कई आग्नेय, मैक्सिमम आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, अपर्दन हो जाता है। अपर्दन या अपक्षय हो जाता है। क्या हो जाता है, अपर्दन या अपक्षय हो जाता है।
इसके कारण आग्नेय चट्टान क्या बन जाती है, तो आप लोग बोलेंगे आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। लेकिन इस सेडिमेंट्री रॉक पर भी जब ताप और दाब लगता है, ताप और दाब लगता है, तो ये भी किसका रूप धारण कर लेती है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेती है। यानी एट द एंड आग्नेय चट्टान का किसी तरीके से, आप इसे रॉक साइकिल या सेल चक्कर के नाम से भी जानते हैं, आग्नेय चट्टान से अवसादी बनती है, अवसादी से फिर कायांतरित या रूपांतरित बन जाती है। आग्नेय से सीधी भी रूपांतरित और कायांतरित बन सकती है। ये सारा का सारा ज्वालामुखी, वोल्केनो या लावा पर डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आग्नेय चट्टान में 65% से अधिक सिलिका होती है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और ग्रेपो। तो आपको मालूम है भाई, आग्नेय चट्टान जिसमें 65% से अधिक सिलिका होती है वो ग्रेनाइट कहलाता है। ठीक है, ग्रेनाइट। अभी ग्रेनाइट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं भाई, ग्रेनाइट या पेंसिल का जो पेंसिल होती है उस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एक ग्रेनाइट है ग्रेफाइट। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। क्वार्टजाइट इसी का पार्ट है, क्वार्टजाइट, ये सारे के सारे इसी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अभी बात करेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इससे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी चट्टान परतदार है? परतदार है तो आप लोग बोलेंगे अवसादी चट्टान। फिर क्वेश्चन पूछता है कौन सी छिद्र युक्त है? छिद्र युक्त चट्टान कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे अवसादी चट्टान है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खनिजों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग देखते हैं सेल। सेल अवसादी चट्टान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टान, तलछट, अवसादी चट्टान, डैश और मैग्मा शामिल है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी चट्टान अंत में शामिल हो जाती है? तो आप लोग उसका आंसर पता आपको भाई, मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने अभी आपको रॉक साइकिल बताई थी, उसी रॉक साइकिल के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। अभी रॉक साइकिल आपको याद आ गई होगी। ठीक है, इसी रॉक साइकिल के बाद ऑलमोस्ट सारी की सारी चट्टानें कहां हो जाती है? तो कायांतरित या इसी को आप लोग पढ़ते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेती है। इसके बारे में याद रखेंगे ये कैसी प्रकृति की होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ये कठोर प्रकृति की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग बोलेंगे इसकी प्रकृति कठोर होती है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स यदि मैं लिखना चाहूं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हैं भाई उदाहरण के रूप में। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे हीरा, सोना, माइका यानी एबरक, ये सारे इसी के उदाहरण हैं, यानी कि ये कठोर प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो ये सारे थे भाई आज के अपने क्वेश्चंस। आशा करूंगा आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। और एक बार जल्दी से बताइए आपको कैसी लगी क्लास। आज हम लोगों ने रोटेशन, रेवोल्यूशन, साथ ही साथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फिर रॉक्स, इन सब टॉपिक्स को कवर किया है। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 5 क्लासेज हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इन 5 क्लासेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा। ये उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने एक बार कंप्लीट पढ़ रखा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ठीक है, और सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए जो हमारी बातें थी वो यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद। और बातें करेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।